चर्चा कर रहे थे सामाजिक विभाजन के बारे में, जो अंतर्गत लेसन नंबर 3 में आता है, डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। और इसमें सामाजिक विभाजन के विभिन्न पहलुओं पर हम विचार करने के पश्चात इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, सामाजिक विभाजन में 3 फैक्टर जो है वह ज्यादा हावी हो जाता है। ये 3 डिटर्मिनेशन ऑफ सोशल डिविजन्स। एक तो है द पीपुल परसीव देयर आइडेंटिटीज, यानी सामाजिक विभाजन के लिए बहुत बड़ा यह घटक के रूप में माना जाता है कि लोगों की जो भावना होती है, लोगों का जो दृष्टिकोण होता है, वह प्रभावी होने लगता है। यानी अपने को औरों से श्रेष्ठ समझना, दूसरों को अपने से निकृष्ट समझना, यानी अपने आप को जन समुदायों में, सामान्य लोगों में श्रेष्ठ प्रदर्शित करना, औरों को निम्न समझना। इस प्रकार का जो दृष्टिकोण होता है, यह सामाजिक विभाजन का कारण बनता है। ऐसा इसलिए कि यह सहज सी बात है कि कोई अपने को यदि श्रेष्ठ मानता है, औरों को निम्न मानता है, तो ऐसे जिनको, ऐसे समुदाय या ऐसे समूह, ऐसे ग्रुप जिसको निम्नतर माना जा रहा है, हे दृष्टि से देखा जा रहा है, नेचुरली उनके मन मस्तिष्क में गलत अवधारणा उत्पन्न होगी उस व्यक्ति के प्रति, और वहीं से विभेद होना शुरू हो जाता है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बीच में विभेद, एक समुदाय दूसरे समुदाय के बीच में विभेद शुरू हो जाए, तो निश्चित रूप से यही विभाजन का कारण बन जाता है। तो इसलिए यह निर्भर करता है कि व्यक्ति का सोच, व्यक्ति की भावना, व्यक्ति का रुझान किस प्रकार से, यदि ऐसा श्रेष्ठतर मानता है जिस समुदाय में, वैसे समुदाय में विभाजन, सामाजिक अंतर ज्यादा बलवती बन जाता है। स्वाभाविक है कि इस प्रकार का विचार रखने वाला व्यक्ति अन्य समुदाय, अन्य सामान्य वर्ग के सम्मुख निश्चित रूप से वो आलोचना का पात्र होगा। निश्चित रूप से मन में कड़वाहट पैदा होना शुरू हो जाए, और वहीं से अंतर प्रारंभ हो जाता है, और अंततः जब बहुत बड़ा अंतर हो जाता है, तो वही सामाजिक विभाजन का रूप धारण करता है। मैं यह नहीं कहता कि सामाजिक विभाजन हमेशा हानिकारक ही होता है। कुछ ऐसे मामले भी हैं जिसमें सामाजिक विभाजन लाभप्रद भी होता है। लोगों को जागरूक होना, अपने अधिकार कर्तव्य के प्रति अवेयर होना, ये अच्छी बात है। सूझबूझ का होना ये अच्छी बात है, किंतु औरों का श्रेष्ठ हो जाना, शेष का निम्न हो जाना, ऐसा विचार रखने वाला व्यक्ति या समुदाय सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है, एक घटक के रूप। दूसरा है, हमने पहले ही कहा है, ये जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ना, ये सामान्यतया अपने देश
अपने समाज, अपने क्षेत्र की जनता की सेवा के लिए होते, किंतु निहित स्वार्थ के वशीभूत राजनीतिक रोटी सेकने के लिए व्यक्ति भूल जाते हैं जन कल्याण। अब विभिन्न समुदायों के द्वारा जो मांग उठाए गए हैं, मांग किए गए हैं, जो समुदाय का हित है, कल्याण है, अब व्यक्ति, अब पॉलिटिकल लीडर जो है वह उसे किस रूप में लेता है, यह बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमें एक बार एक चित्र में दर्शाया गया था, चलचित्र में, कि सीएम साहब का प्रोग्राम है, बाढ़ पीड़ित वाले एरिया में गए हैं, राहत आदि की सामग्री की समीक्षा के दृष्टिकोण से मुआयना करने के लिए, तो विपक्षी वाले ऐसे जगह में जहां पर पानी का अभाव है पहुंच गए और आलोचना शुरू कर दी कि यहां की जनता जहां पर सुखाड़ है, बूंद बूंद पानी के लिए तरस रही है, तो हमारी सरकार बाढ़ वाले इलाका में सैर कर रही है। फिर उधर से सरकार जब इधर आती है तो विपक्षी फिर उधर चले जाते हैं। यहां हाहाकार मचा हुआ है, हजारों लाखों लोग बेघर बार हो गए, उधर हो गए हैं बालू रेगिस्तान में बालू को गिनने के लिए। तो इस प्रकार से मेरा कहने का तात्पर्य यह हुआ कि पॉलिटिकल लीडर जनता की मांग को किस रूप में लेते हैं, यह बहुत महत्व रखता है। यदि सकारात्मक रूप में जन समुदायों की मांगों को रखा जाए तो निश्चित रूप से जन कल्याण ज्यादा होगा और ये जो सोशल डिवीजन है इस पर विराम लगेगा। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण बात है, यह निर्भर करता है कि पॉलिटिकल लीडर का क्या दृष्टिकोण है, विभिन्न समुदायों की जो मांग है उसको किस रूप में लेता है, इस पर भी सामाजिक विभाजन निर्भर करता है। इसके बाद है, ये भी महत्वपूर्ण है, द गवर्नमेंट रिएक्ट्स टू डिमांड्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप। सरकार की सोच, जन कल्याण की बात हो रही है, सरकार अन्मनस्क है। सरकार उस जन समुदायों की मांगों को नजरअंदाज करना यदि चाहेगी तो निश्चित रूप से वैसी स्थिति में सामाजिक विभाजन बलवती हो जाता है। उदाहरण के लिए कि अब सरकार को हाई कोर्ट की ओर से आदेश दिया गया कि भाई आपको ऐसे शिक्षकों को वेतनमान पर रखना चाहिए, समान कार्य के लिए, समान अवसर के लिए समान वेतन आदि की बात हो। सरकार का दृष्टिकोण बहुत सकारात्मक नहीं रहने के कारण संभव है कि सरकार की परेशानी रही होगी, संभव है कि सरकार की जो खजाना है वो स्ट्रांग नहीं है, उनको इस प्रकार का स्केल नहीं देने की बात है। चलो भाई, अब हमारी क्षमता नहीं है, सरकार के पास में पर्याप्त फंड्स नहीं है जो इस प्रकार का स्केल दिया जाए, असक्षम, बात टल गई। अभी विभिन्न प्रकार का जो आंदोलन किया जाता है ये शिक्षक समुदायों के द्वारा, हालांकि मैं शिक्षक समुदायों पर भी
प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा करना चाहूंगा, क्योंकि गीता में कहा गया है कि कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, व्यक्ति को अपना कर्म करना चाहिए, फल देने वाले तो ईश्वर होते हैं, भगवान होते हैं, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। और पैसा ही सब कुछ है ऐसी बात नहीं है। भाव यह है सरकार की भी मजबूरियां कुछ होती है और उन मजबूरियों को भी आम पब्लिक को, ऐसे समूह को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और दूसरा, सरकार को भी चाहिए कि न्यूनतम जो जीवन शैली है उसको बरकरार रखने के लिए से समुदाय के मांगों को मान लेनी चाहिए। तो भाव यह है कि सरकार का जदीद दृष्टिकोण विभिन्न समुदायों की, मैंने एक उदाहरण दिया, हजारों हजार प्रकार का प्रश्न जो है वह यक्ष प्रश्न के रूप में रहता है, जिसके कारण विवाद होता है, विद्रोह होता है, विभाजन होता है। तो सरकार का यदि रूप, सरकार का यदि दृष्टिकोण बिल्कुल सक्रिय और सकारात्मक हो, तो वैसी स्थिति में सामाजिक विभाजन की संभावना कम हो जाएगी या नहीं के बराबर हो जाएगी। आपको याद होगा कि वर्तमान केंद्र की सरकार जो राम जन्मभूमि के बारे में मामला को सुप्रीम कोर्ट में जो प्रस्तुत किया गया था, एक लंबे अंतराल के बाद अधिकांश जजों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया, जजमेंट किया गया कि नहीं, वास्तव में वहां राम जन्मभूमि थी, वहां राम जी की प्रतिमा, राम जी का मंदिर बनना चाहिए। और इस प्रकार का निर्णय, इस प्रकार का जजमेंट देने के बाद सरकार का ऐसा अप्रोच, सरकार का ऐसा दृष्टिकोण, सरकार की ऐसी सकारात्मक भावना बनी, सरकार की ऐसी व्यवस्था बनी कि जन सामान्य में जो आशंका की बात थी वह बिल्कुल धराशायी हो गई। यानी सरकार की सूझबूझ, सरकार की नीति संपूर्ण देश के सभी जन के कल्याण के लिए वास्तव में प्रशंसनीय है। तो मेरा बताने का तात्पर्य यह है कि यदि सरकार सकारात्मक रूप में विभिन्न समुदायों के डिमांड पर विचार करे, तो निश्चित रूप से सामाजिक विभाजन पर विराम लगेगा। इसलिए इस प्रकार से ये तीनों जो 3 डिटर्मिनेंट्स जो है वो सोशल डिवीजन के हैं। ये शेष रह गया था लेसन नंबर 3 का। अब इसमें शेष कुछ नहीं रह गया है। संभव होगा तो आज ही अथवा कल हम कुछ होमवर्क भी दे देंगे आप लोगों को बनाने के लिए, किंतु असल में हम लोग को देखना अभी ये है जेंडर, लेसन नंबर 4 चैप्टर 4, शीर्षक है जेंडर, रिलीजन एंड कास्ट। इस पर हमको चर्चा करनी है। एक वर्ड है फेमिनिस्ट। मैं इसको स्पष्ट करने से पहले बता देना चाहूंगा, अक्सर है हमारे बच्चे भी जानते हैं, प्राय अरे
मुझे तो अपनों ने लूटा, गैरों में क्या दम था, मेरी कश्ती वहीं डूबी जहां पानी बहुत कम था। ये सर्वप्रथम हम जो यदि जेंडर की बात करते हैं तो ये बताना सर्वथा उपयुक्त होगा कि महिलाओं की अकॉर्डिंग टू द बेसिस ऑफ देयर सेक्स और द जेंडर, people are discriminating among general people while we are saying approx 50% people are women, and we should never forget to the importance of these most valuable community or the female side. हम सबको सोचना चाहिए कि लिंग के आधार पर जो विभेद किया जाता है यह बहुत गलत है। हमको समझना चाहिए कि भारतवर्ष में 49.5% के आसपास आबादी महिलाओं की है, नारियों की है, फीमेल की है, और हम इसके महत्व को भूल जाते हैं। उसका कारण क्या है मालूम है? पुरुष प्रधान समाज है। तो पुरुष प्रधान समाज को चाहिए कि महिलाओं के महत्व को भी स्थान देना चाहिए, न कि नजरअंदाज करना चाहिए। एक वर्ड आया है फेमिनिस्ट, ये नारीवादी है। ए वीमेन और ए मैन हु बिलीव, ए वीमेन और मैन हु बिलीव्स इन इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर मैन एंड वुमेन। ऐसी नारी या ऐसे पुरुष जो महिलाओं को भी पुरुषों के समान इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटी को स्थान देता है। इस स्थिति को हम एक वर्ड के रूप में, टर्म के रूप में प्रयुक्त में लाते हैं, उसे कहा जाता है फेमिनिस्ट। यानी पुरुष के ही बराबर विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे निजी क्षेत्र हो चाहे सार्वजनिक क्षेत्र हो, इसके संदर्भ में समान अधिकार, कार्य का अवसर और महत्व प्रदान किया जाना ही फेमिनिस्ट के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि जेंडर यानी लिंग, रिलीजन यानी धर्म और कास्ट, इसके आधार पर हमारी सामाजिक संरचना किस प्रकार से है, इसका क्या रोल है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जो टॉपिक है जेंडर, कि लिंग के आधार पर अंतर करना, ये जो समाज में है ये कहां तक उचित है, क्या स्थिति है, पुरुषों के द्वारा महिलाओं को क्यों कम महत्व दिया जाता है, इन सारी बातों पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आप लोग सर्वप्रथम थर्ड चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद हम लोग अगले दिन
याद रखेंगे चैप्टर नंबर 4 में प्रवेश करेंगे। आज हम लोग इसी पर विराम देंगे। जेंडर को पहले क्लियर करना है। मेरा मानना है कि लगभग यदि समय मिल गया तो 2 क्लास में इसको हम फाइनल कर देंगे, लेकिन प्रारंभिक जो स्टेज में है वह जेंडर पर चर्चा करेंगे। उसकी क्या भूमिका है वर्तमान परिवेश में, क्यों महत्व देना चाहिए, पुरुष प्रधान समाज को किस प्रकार का विचार रखना चाहिए, फिर इसका सामाजिक संरचना में इसका क्या इंपॉर्टेंस है और क्या होना चाहिए, पॉलिटिकल सेक्टर में क्या होना चाहिए, अभी क्या प्रतिनिधित्व है, ये सारी बातों पर हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद रिलीजन और कास्ट पर चर्चा करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।